हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है और यह समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज है। इसमें अभी हम लोग जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग मैक्स वेबर की शक्ति और सत्ता की अवधारणा के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। शक्ति की यदि बात करें तो मैक्स वेबर ने शक्ति को किस प्रकार से परिभाषित किया है या फिर शक्ति के कौन कौन से स्रोत होते हैं, इसके बारे में वेबर के क्या विचार हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। शक्ति का जो अर्थ होता है वह होता है ताकत अथवा नियंत्रण करने की क्षमता। अर्थात अगर किसी के पास ज़्यादा ताकत है या फिर किसी के पास नियंत्रण करने की क्षमता ज़्यादा पाई जाती है तो यह माना जाएगा कि उसके पास शक्ति है, अर्थात पावर है। समाजशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा एक व्यक्ति अथवा समूह की अपनी इच्छा पूर्ण करने तथा अपने निर्णयों तथा विचारों को कार्यान्वित करने के सामर्थ्य के रूप में की है। जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने शक्ति की परिभाषा कोई एक व्यक्ति हो सकता है या फिर एक समूह हो सकता है जो कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी इच्छा वह पूरी करे तथा अपने जो भी निर्णय हैं या फिर विचार हैं इनको कार्यान्वित करने के लिए अर्थात मूर्त रूप देने के लिए सामर्थ्य हो, उसी को शक्ति कहते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति सामाजिक संबंधों का एक पहलू है। यह कैसे है इसको समझते हैं कि अगर मान लेते हैं कि किसी के पास शक्ति है, कोई एक ऐसा व्यक्ति ए है जिसके पास शक्ति है, तो जो दूसरा व्यक्ति है उसके कंपेयर में तो वह थोड़ा या ज़्यादा उससे शक्तिहीन माना जाएगा। अर्थात जब अगर किसी के पास शक्ति है तो यह एक नॉर्मल सी बात है कि दूसरा पक्ष जो होगा वह उससे शक्ति कम होगी उसके पास या फिर ज़्यादा होगी। तो जो शक्ति है वह सामाजिक संबंधों का एक पहलू है, ऐसा वेबर मानते हैं। क्योंकि जब शक्ति जहाँ पे है वहाँ सामाजिक संबंध बनेंगे ही, क्योंकि जहाँ पे मालिक है वहाँ पे मजदूर भी होगा, जहाँ पे राजा है वहाँ पे प्रजा भी होगा। इसका संबंध एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे के आचरण पर अपनी इच्छा थोपने की संभावना से है। शक्ति जो है इसका संबंध ही एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के आचरण पर अपनी इच्छा थोपने की संभावना है। अब शक्ति के स्रोत कौन कौन से हैं? वेबर ने शक्ति के दो परस्पर विरोधी स्रोतों का उल्लेख किया है। ये नीचे दिए गए प्रकार से हैं। जैसे कि क है कि वह शक्ति जो धन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औपचारिक मुक्त बाजार में पनपने वाले हितों के मेल से प्राप्त होती है। अर्थात यह जो होती है वह धन या अर्थव्यवस्था के द्वारा औपचारिक जो मुक्त बाजार होता है, इसमें लोगों के जो खुद के अपने हित होते हैं इसके कारण वह शक्ति प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के लिए चीनी उत्पादकों का एक समूह अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपने उत्पादन की सप्लाई को नियंत्रित करें या करते हैं। तो जिस प्रकार से अगर मान लेते हैं कि चीनी उत्पादक जो होते हैं उनका अपना खुद का एक समूह होगा जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखेगा और उस प्रकार से वह अपने उत्पादन की सप्लाई को नियंत्रित करते हैं। दूसरा जो है वह सत्ता की एक सीमित प्रणाली होती है। इसमें शक्ति जो है वह सत्ता की एक सीमित प्रणाली के रूप में देखी जाती है जो आदेश के अधिकार तथा उसके पालन के कर्तव्य का निर्धारण करती है। ये जो हम लोग तार्किक विधिक सत्ता के रूप में देखते हैं तो उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक या लक्षण देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए सेना में एक जवान अपने अधिकारी का आदेश मानने को बाध्य होता है। अधिकारी को आदेश देने की शक्ति सदैव सत्ता की सीमित प्रणाली से ही मिलती है। तो इस प्रकार से इन्होंने दो स्रोत बताए हैं। अब सत्ता को समझ लेते हैं कि आखिर में सत्ता क्या होती है। सत्ता के लिए वेबर द्वारा प्रयुक्त जर्मन शब्द Herrschaft, इसको आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि कभी
अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में ये ऐसा पूछ दिया जाए कि सत्ता के लिए वेबर ने कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था। तो ये हेयरशॉफ्ट है, ये इसका इंग्लिश में वर्ड है। तो इसका अनुवाद जो है वह कई रूपों में हुआ है। कुछ समाजशास्त्रियों ने इसे अर्थात सत्ता को अथॉरिटी कहा है, जबकि कुछ विद्वानों ने इसका जो प्रयोग है वह प्रभुत्व तथा जिसे डोमिनेशन कहते हैं और या फिर आदेश अर्थात कमांड के रूप में किया है। हेयरशाफ्ट का अर्थ जो है ऐसी स्थिति जिसमें हैर किसे कहते हैं, स्वामी अन्य पर प्रभुत्व जमाता है या हुक्म चलाता है। तो ये आप लोग नोट डाउन ये भी कर लीजिएगा कि जो हेयरशॉफ्ट वर्ड है यह एक जर्मन शब्द है जो कि वेबर ने सत्ता के लिए प्रयोग किया था। रेमंड आरो का यहाँ एक कथन है और इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कथन हो जाता है कि हेयरशॉफ्ट की परिभाषा स्वामी की वह क्षमता है जिसमें वह उन लोगों से आज्ञा पालन करवाता है जो सैद्धांतिक रूप से उसके प्रति आज्ञाकारी हैं। तो ये जो कथन है ये रेमंड आरो का है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इस इकाई में हमने वेबर की हेयरशॉफ्ट की जो अवधारणा है इसी को सत्ता शब्द द्वारा व्यक्त किया है। अर्थात जहाँ जहाँ पे सत्ता का प्रयोग हमने किया है वेबर के संदर्भ में, तो ये हम समझेंगे कि ये इनके हेयरशॉफ्ट की बात की जा रही है। यह प्रश्न किया जा सकता है कि शक्ति और सत्ता में आखिर में अंतर क्या है। जो पावर होती है और जो अथॉरिटी होती है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। जैसा कि आपने पढ़ा, शक्ति का अर्थ किसी अन्य को नियंत्रित करने की योग्यता अथवा क्षमता होती है। अर्थात किसी दूसरे को जब हम नियंत्रित करते हैं तो वही योग्यता या क्षमता शक्ति कहलाती है। लेकिन जब वही शक्ति जो होती है वो वैध हो जाती है तो वह सत्ता का रूप ले लेती है। अर्थात सत्ता से अभिप्राय है वैध शक्ति। यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि सत्ता की परिभाषा क्या होती है। सत्ता जो होती है जब शक्ति को वैधता मिल जाता है अर्थात उसे वैलिडिटी मिल जाती है, वह लीगल तरीके से सब कुछ शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वो सत्ता कहलाता है। इसका अर्थ है कि स्वामी को समादेश अर्थात आदेश देने का अधिकार है और वह उसके अनुपालन की अपेक्षा कर सकता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी पिछले उदाहरण में देखा कि किस प्रकार से एक सेना का अधिकारी जब सेना के जवान को ऑर्डर देता है तो वह अंडरस्टूड है कि जो सेना का जवान है वह जो अधिकारी है उसकी बात मानेगा ही मानेगा, उसे मना नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर सत्ता के तत्व आखिर में कौन कौन से होते हैं इसको हम लोग समझते हैं। सत्ता की व्यवस्था के अस्तित्व के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। आखिर में सत्ता किस प्रकार से अस्तित्व में बनी रहेगी तो इसके लिए कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं इसको समझते हैं। पहला जो है, कोई शासक, स्वामी या शासकों या स्वामियों का समूह होना चाहिए, तभी तो सत्ता बनेगी ना। दूसरा पॉइंट जो है, कोई व्यक्ति, समूह जिस पर शासन किया जाना है, अर्थात एक जो है वह शासक का होना चाहिए समूह और जो दूसरा समूह है वह शासित का होना चाहिए। अर्थात एक अगर कोई शासक है तो वह तभी तो शासन कर पाएगा जब कोई दूसरा वर्ग हो जिस पे वह शासन कर सके। तीसरा पॉइंट है कि शासित लोगों के आचरण को प्रभावित करने की शासक की इच्छा जो आदेशों के माध्यम से व्यक्त होती हो, अर्थात ये लक्षण भी इसमें पाया जाना चाहिए कि जो शासित लोग हैं उनके आचरण को किस प्रकार से प्रभावित किया जाए, इसमें शासक की जो इच्छा है वह आदेशों के माध्यम से व्यक्त हो। चौथा पॉइंट है कि शासित द्वारा प्रदर्शित आज्ञा पालन के रूप में शासकों के प्रभाव का प्रमाण मिलता हो। अर्थात अगर जो शासित वर्ग है वह शासक की जब आज्ञा को मानेगा तभी तो इसको हम मान सकते हैं कि ये वैध है।
अगर शासित वर्ग माने ही नहीं तो फिर शासक की कोई वैल्यू नहीं है वहां पे। पांचवा पॉइंट है कि इस बात का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रमाण कि शासित लोगों ने यह तथ्य स्वीकार कर लिया कि शासक के आदेशों को अवश्य पालन किया जाना है। अर्थात यह शासित जो वर्ग है उन्होंने इस चीज को स्वीकार कर लिया है, इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जो भी शासक का आदेश होगा उसे हमें पालन करना ही करना है। तो ये सत्ता के कुछ तत्व हैं। अब हम लोग जो सामाजिक कार्य के प्रकार इन्होंने बताए हैं मैक्स वेबर ने, इसको समझ लेते हैं। मैक्स वेबर ने 4 सामाजिक प्रकार बताए हैं। ये कौन से हैं सामाजिक कार्य, इनको समझते हैं। तो पहला जो है वह किसी लक्ष्य के संदर्भ में तार्किक कार्य अथवा इसे स्वैक रैशनल या ज्वैक रैशनल भी कहते हैं। अब ये कार्य कौन सा होता है जिसे हम लोग नॉर्मली तार्किक कार्य बोलते हैं। तो यह तार्किकता पे आधारित कार्य जो होता है, यह जो होता है वह किसी लक्ष्य के संदर्भ में तार्किक कार्य होता है। अब इसको हम लोग थोड़ा याद करने का तरीका देख लेते हैं कि इसको हम कैसे, जो तार्किक क्रिया होती है इसको हम ज्वैक रैशनल बोलते हैं। ठीक है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर इन दोनों को, चूंकि वर्ड रेशनल भी यहाँ आता है तो पहले हम लोग वर्ड रेशनल को समझेंगे कि इसको कैसे याद रखा जाए, और फिर उसी से हम लोग क्वैक रैशनल या स्क्वैक रैशनल को भी समझेंगे। ओके, जो क्वैक रैशनल जो है या फिर तार्किक क्रिया है, इसका एक उदाहरण यह मान सकते हैं कि पुल का निर्माण कर रहा एक इंजीनियर, अर्थात उसके सामने एक लक्ष्य है कि हमें इस पुल को तैयार करना है, और उससे जुड़ी जो भी क्रिया वो करेगा वह उससे जोड़ के ही करेगा, और इसी को तार्किक क्रिया कहेंगे। उसकी गतिविधियां अपने लक्ष्य यानी निर्माण को पूरा करने की दिशा में संचालित होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो तार्किक क्रिया होती है उसी को ज्वैक रैशनल कहते हैं। दूसरा जो है किसी मूल्य के संदर्भ में तार्किक क्रिया, अथवा इसे वर्ड रैशनल कहते हैं। जब किसी मूल्य पे आधारित अगर तार्किक क्रिया की जाती है, मूल्यों पे आधारित, तो इसी को वर्ड रैशनल कहते हैं। इस कार्य में अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिक का उदाहरण दिया जा सकता है। जिस प्रकार से कोई अगर सेना का जवान है और वो अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है या सीमा पे शहीद हो जाता है, तो उसी को हम इस क्रिया के अंतर्गत ले सकते हैं। उसका कार्य धन दौलत की प्राप्ति जैसे किसी भौतिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि गौरव और देशभक्ति जैसे विशिष्ट मूल्यों के लिए यह किया जाता है कार्य। तो अब यहाँ पर हम लोग याद करने की एक ट्रिक देख लेते हैं कि मूल्यों से संबंधित जो तार्किक क्रिया है, तो मूल्य को हम मान लेते हैं कि एम से लिखेंगे। एम से मूल्य आप लोग याद रखिएगा कि मूल्य एम से शुरू होता है अंग्रेजी के शब्द से, तो ये जो है ये एम से मूल्य हो गया, और इसी का हम उल्टा अगर कर दें तो ये हो जाएगा डब्लू, और डब्लू से हो जाता है वर्ड रैशनल। तो जो मूल्यों से संबंधित जो तार्किक क्रिया होती है इसी को वर्ड रेशनल कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। और अगर वर्ड रेशनल हमें याद हो गया तो जो दूसरा तार्किक लक्ष्य से संबंधित तार्किक क्रिया है उसको हम ज्वैक रेशनल कहते हैं। या आप लोगों को अपने आप याद हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये ट्रिक आप लोग अपना लेंगे तो कभी नहीं भूलेगा आप लोगों को। ये वर्ड रेशनल और ज्वैक रेशनल ये दोनों क्रिया वेबर की ही है। और मेरा इस आर्टिकल को यहाँ मेंशन करने का मुख्य रीज़न यही था कि मैंने एक पोस्ट किया था क्वेश्चन को कि आखिर में वर्ड रेशनल जो है यह टर्म किससे संबंधित है। उस क्वेश्चन में काफ़ी कुछ मिलता जुलता आंसर आया था जिससे मैं तो सेटिस्फाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि एक अच्छी प्रिपरेशन की ज़रूरत है अगर हमें कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो।
तो आप लोगों को यहाँ पे इग्नू की किताब में इसको वर्ड रेशनल और जो एक रेशनल को परिभाषित किया गया है कि आखिर में ये दोनों क्रियाएं कौन सी हैं और किससे जुड़ी हुई हैं। तो आप लोग थोड़ा सा जो भी पढ़ना है डिटेल में समझ के पढ़िए, याद करके पढ़िए। कभी भी ये वर्ड जब भी सामने आए तो ये अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा हाँ, ये तो बीवर से संबंधित है। अच्छा, दूसरी बात पोस्ट से रिलेटेड मैं ये भी कहना चाहूँगी यहीं पे कि मैं जो भी क्वेश्चन पोस्ट में डालती हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं यूँ ही बस नहीं डाल देती हूँ। ये जो यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम होते हैं, उनके पीवाईक्यू हैं ये। तो इसलिए उन क्वेश्चंस को आप लोग बस ऐसे ही हल्के में अटेम्प्ट नहीं करिए, बल्कि उसे ध्यानपूर्वक अटेम्प्ट किया करिए। और जो क्वेश्चन एक बार आप लोगों के सामने आता है, कम से कम दोबारा तो वो आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए अच्छे से। चलिए, अगला पॉइंट है भावात्मक कार्य। अब ये इमोशन से चूंकि जुड़ा हुआ होता है, भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है, तो इस प्रकार का कार्य जो होता है वह व्यक्ति की भावात्मक स्थिति के फल स्वरूप होता है। जैसे कि उदाहरण में मान लेते हैं कि बस में यदि कोई व्यक्ति किसी लड़की से छेड़खानी करता है, तो वह लड़की नाराज होकर उसको थप्पड़ मार देती है। यह भावात्मक कार्य हो जाएगा। चौथा जो है, यह है परंपरागत कार्य। यह कार्य उन परंपराओं और विश्वासों से प्रेरित होता है जो हमारे स्वभाव का अंग बन गए हैं। परंपरागत भारतीय समाज में बड़ों को प्रणाम करना या फिर नमस्कार करना एक तरह से स्वभाव का अंग है और सहज ही ऐसा ही किया जाता है। तो ये परंपरागत कार्य में आ जाता है। अब यहाँ पर सत्ता के प्रकार की बात कर लेते हैं कि मैक्स वेबर ने सत्ता के कौन कौन से प्रकार दिए हैं। तो ये हम सभी को पता है कि मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। पहला जो है पारंपरिक सत्ता, दूसरा जो है करिश्माई अथवा चमत्कारिक सत्ता और तीसरा जो है वह है तर्क विधिक सत्ता। यहाँ पे इग्नू में एक पिक्चर दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो ये एक ऑफिस का एक अधिकारी है और एक काम करने वाला उसके अंडर में जो वर्कर है या जो भी हम लिपिक मान सकते हैं। तो ये जो हमें परिदृश्य दिख रहा है ये तर्क विधिक सत्ता का रूप है। वहीं पर एक राजा जो है वह सिंहासन पे बैठा हुआ है, ये पारंपरिक सत्ता का हमें रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो एक डांडी मार्च का यहाँ पे परिदृश्य दिख रहा है महात्मा गांधी के साथ में, तो ये करिश्माई या चमत्कारिक सत्ता का रूप हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं एक एक को कि आखिर में डिटेल में ये तीनों सत्ता किस प्रकार से कार्य करती हैं। पारंपरिक सत्ता जो है, यह वैधता की यह प्रणाली पारंपरिक कार्य में निरूपित होती है। अर्थात जो पारंपरिक कार्य होता है उसी से इसकी वैधता निरूपित की जाती है। यह व्यवहारिक कानून पर तथा प्राचीन परंपराओं की मान्यता पर आधारित होता है। अर्थात उस समाज में क्या व्यवहारिक रूप में जो कानून चल रहा है या फिर हमारी प्राचीन परंपराएं एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक क्या चली आ रही हैं, इसी पर यह सत्ता निर्भर करती है। इसका आधार यह विश्वास है कि किसी विशेष सत्ता का सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि वह युगों युगांतरों से चली आ रही है। सॉरी, यहाँ पे ये बेवर होगा। बेवर ने इस प्रकार की सत्ता को तर्कहीन माना है। यहाँ पे ये पॉइंट भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि बेवर ने किस प्रकार की सत्ता को तर्कहीन माना है। तो पारंपरिक सत्ता को बेवर ने तर्कहीन माना है। इसके पीछे कारण क्या है ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पारंपरिक सत्ता के अंतर्गत शासक पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी मिली परिस्थिति के कारण व्यक्तिगत सत्ता का उपभोग करता है। अर्थात जो शासक होता है वह पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी उसकी परिस्थिति मिली है, जैसे कि एक राजा है, उसका जो बेटा होगा वह फिर आने वाले समय में वह राजा बनेगा, फिर उसका जो बेटा होगा वह फिर उसकी अगली पीढ़ी में राजा बनेगा। तो इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी ये परिस्थिति उनको समाज के द्वारा मिली हुई होती है कि ये शासक हैं और इस प्रकार से वह सत्ता का उपभोग करते हैं। उनके आदेश जो होते हैं वह रीति रिवाजों के अनुरूप होते हैं और उन्हें
शासित लोगों से अपना आदेश मनवाने का भी अधिकार होता है। अर्थात एक राजा ने अगर कुछ आदेश दे दिया तो यह पूरे प्रजा का कर्तव्य हो जाता है कि राजा के आदेश को माने। प्रायः वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। जो लोग उनके आदेशों का पालन करते हैं वे उनकी प्रजा कहलाते हैं। यह प्रजा व्यक्तिगत निष्ठा के कारण अथवा प्राचीन काल से मान्यता प्राप्त पद के प्रति पवित्र सम्मान के कारण अपने स्वामी के आदेशों का पालन करती है। अब यहाँ पर एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे आप भारत में प्रचलित जाति प्रथा से भली भांति परिचित हैं। निम्न जातियां जो हैं वह सदियों तक उच्च जातियों के अत्याचार क्यों सहती रहीं? इसका एक स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि उच्च जातियों की सत्ता को परंपराओं तथा प्राचीन मान्यताओं का समर्थन प्राप्त था। अर्थात जो उच्च जातियां हैं उनकी सत्ता को जो भी समाज में परंपराएं रहीं या प्राचीन मान्यताएं रहीं, इनका समर्थन उनको प्राप्त था। कुछ लोगों का कहना है कि निम्न जातियों ने अपने दमन को कि अर्थात उनका दमन किया जाए, उनका शोषण किया ही जा रहा है, इसको सामाजिक स्वीकृति दे दी थी। जो निम्न जातियां थी उन्होंने यह सामाजिक स्वीकृति ही दे दी थी कि हम चूंकि निम्न जातियों में आते हैं तो हमारा जो दमन हो रहा है यही शायद हमारा कर्तव्य है कि हम उच्च जातियों के द्वारा हमारा दमन किया ही जाना है। इस प्रकार यह देखा जाता है कि पारंपरिक सत्ता प्राचीन परंपराओं को पवित्र मानने के विश्वास पर आधारित है। इससे सत्ता का इस्तेमाल करने वाले को वैधता प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और मैं अवश्य कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो भी उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर उच्च जातियों और निम्न जातियों आदि से संबंधित जो उदाहरण दिए गए हैं, तो जब मैं भी समाजशास्त्र को पढ़ती थी और जब इन सच्चाइयों को जब मैं इन उदाहरणों के रूप में देखती थी, तो मैं भी अंदर से झकझोर जाती थी कि आखिर में समाज का जो बनावट है वो इस प्रकार से कार्य करता है या कार्य करता था। जो भी है आज भी समाज में काफ़ी हद तक देखने को मिलता है। यह माना जाता है कि काफ़ी कुछ इनकी जो कमियां थी ये दूर की जा चुकी हैं, लेकिन आज भी समाज में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विद्यमान देखने को मिलती हैं। तो इस पे आप लोग कहीं पे भी जब आप लोग पढ़ते हैं तो इसको जस्ट एक अपने ज्ञान को अर्जन करने के लिए पढ़िए, ना कि इसको कहीं से आप लोग अपने व्यक्तिगत स्तर पर सोच के पढ़िए। अब चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि पारंपरिक सत्ता का जो संचालन है वह लिखित नियमों और विधानों के अंतर्गत नहीं होता है। अर्थात पारंपरिक सत्ता का जो संचालन होता है उसमें ना तो कोई लिखित नियम होते हैं, ना ऐसे कोई कानून होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिलता है। पारंपरिक सत्ता का कार्यान्वयन जो है वह सगे संबंधियों तथा समर्थकों के बल पर किया जाता है। अब यहाँ पर मैक्स वेबर की जो दूसरी प्रकार की सत्ता है करिश्माई अथवा चमत्कारिक सत्ता, उसके बारे में चर्चा करते हैं। करिश्मा या चमत्कार का अर्थ है कुछ व्यक्तियों का असाधारण गुण, अर्थात कुछ व्यक्तियों में असाधारण गुण पाए जाते हैं और इन्हीं को करिश्मा या चमत्कार का रूप माना जाता है। ऐसे गुण से इन व्यक्तियों में सामान्य लोगों की निष्ठा तथा भावनाओं पर अधिकार कर लेने की क्षमता आ जाती है। अर्थात तो उनमें ये गुण ही पाए जाते हैं कि जो दूसरों को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं, उनकी निष्ठा और उनकी भावनाओं से अपने आप को जोड़ लेते हैं और कहीं न कहीं उन पे अपना अधिकार प्राप्त करने की क्षमता उनके अंदर पाई जाती है। करिश्माई अथवा चमत्कारिक सत्ता से जो सामाजिक क्रिया जुड़ी होती है वह भावात्मक क्रिया होती है। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट निकल के आ रही है कि जो चमत्कारिक सत्ता या करिश्माई सत्ता होती है इससे जुड़ी हुई सामाजिक क्रिया कौन सी होती है, तो यह भावात्मक क्रिया होती है, क्योंकि यह भावनाओं के आधार पे क्रिया की जाती है। करिश्माई सत्ता को अस्थिर और अस्थायी माना जा सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि करिश्माई सत्ता जो होता है वह किसी एक व्यक्ति विशेष में पाया जाता है, ना कि उस पूरे समूह या समुदाय में पाया जाता है।
तो अगर मान लेते हैं कि उस व्यक्ति का निधन हो जाए या कुछ ऐसा स्थिति आ गया कि वह व्यक्ति जो है उससे विमुख हो जाए या कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है, तो कहीं न कहीं जो करिश्माई सत्ता होती है वह ख़त्म होते हुए दिखाई देती है। तो इस प्रकार से अस्थिर और यह अस्थायी मानी जाती है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि जो व्यक्ति है करिश्माई व्यक्ति है और अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो फिर वह सत्ता वहीं की वहीं समाप्त हो जाती है। करिश्माई नेताओं में कुछ उदाहरण हम मान सकते हैं, जैसे कबीर, नानक, ईसा मसीह, मोहम्मद पैगंबर, लेनिन तथा महात्मा गांधी। ऐसे ये कुछ शख्स हैं, कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको हम करिश्माई या चमत्कारिक व्यक्तित्व में मान सकते हैं। अब यहाँ पर तर्क विधिक सत्ता के बारे में देख लेते हैं कि आखिर में तर्क विधिक सत्ता क्या है। यह सत्ता की उस प्रणाली का बोध कराता है जो तार्किक है तथा कानूनी भी है, अर्थात इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, यह तार्किक भी होता है और यह कानूनी भी होता है। यह सत्ता नियमित कर्मचारी वर्ग में निहित है, जिन्हें कुछ लिखित कानूनों एवं नियमों के अंतर्गत काम करना होता है। इस वर्ग के लोगों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर की जाती है। ये योग्यताएं निर्धारित तथा संहिताबद्ध होती हैं, अर्थात ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एक पोस्ट के लिए अगर मान लीजिए कोई विज्ञापन दिया गया है तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी उसी पोस्ट के लिए कोई मैट्रिक पास भी रहेगा, तो कोई इंटरमीडिएट भी पास रह सकता है, कोई ग्रेजुएट भी रह सकता है। तो योग्यताएं जो होती हैं वह एक निर्धारित होती हैं कि ये योग्यता होनी ही चाहिए और संहिताबद्ध होती हैं, अर्थात उनके पीछे कुछ नियमावली भी होती है कि यह इस प्रकार से होनी चाहिए। जिनके पास यह सत्ता होती है उनका यह व्यवसाय होता है तथा इसके लिए वेतन पाते हैं, अर्थात जिसके पास यह सत्ता होती है यही उनका व्यवसाय होता है, यही उनकी नौकरी होती है, पेशा होता है और उनके लिए उनको वेतन भी दिया जाता है। इस प्रकार यह एक तार्किक प्रणाली होती है, क्योंकि पूरी तरीके से यह तार्किकता पर आधारित है कि किसी को अगर रिक्रूट करना है, अर्थात किसी को अगर नौकरी देना है तो पहले विज्ञापन निकलता है, फिर उसका जो भी फॉर्म आते हैं उनमें से फिर उनका एग्ज़ाम लिया जाता है, फिर उनमें जो भी सबसे ज़्यादा सक्षम व्यक्ति है और फिर उसका जाके जो है रिक्रूटमेंट होता है और इस प्रकार से उनको एक नियमावली के तहत एक पोस्ट दी जाती है और फिर उस पोस्ट पे उनको काम करते हुए उनको वेतन भी दिया जाता है। तो यह पूरी तरीके से एक तार्किक प्रणाली के रूप में दिखाई देती है। यह वैधानिक इसलिए है क्योंकि यह देश के कानून के अनुरूप होता है, जिसे सभी की मान्यता प्राप्त होती है। उसका पालन करना सभी का कर्तव्य समझा जाता है। आदेशों और नियमों तथा उन नियमों को कार्यान्वित करने वालों की प्रस्थिति तथा पद दोनों की वैधता को स्वीकार किया जाता है और उसका सम्मान किया जाता है। जिस प्रकार से अगर कोई एक आईएएस ऑफिसर है या आईपीएस मान सकते हैं या फिर जो एसडीएम रैंक के जो भी लोग होते हैं, तो इस टाइप की जो पद होते हैं यह एक वैधानिक पद हैं। इसको जो भी इनके लिए नियमावली है यह पूरे देश के लिए एक होती है। ऐसा नहीं है कि इसको पूरा देश जो है वह माने या ना माने, ये उसकी मर्जी है, ऐसा नहीं होता है। और इस पोस्ट की उतनी ही ज़्यादा इज्जत भी हर जगह पे पूरे देश में पाई जाएगी। अब यहाँ पर नौकरशाही के कुछ मुख्य लक्षण देख लेते हैं जो कि तर्क विधिक सत्ता से ही संबंधित होता है। तो आखिर में ये क्या है? नौकरशाही के मुख्य लक्षण में पहला जो है वह है नौकरशाही का संचालन अधिकार क्षेत्रों के सिद्धांत पर होता है, अर्थात जो नौकरशाही होता है इसका संचालन ही कुछ किसी के लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से व्याख्या किया हुआ अधिकार क्षेत्र होता है कि आपको इन्हीं अधिकार क्षेत्रों के दायरे में अपने कार्य करने हैं, जो कुछ कानूनों अथवा प्रशासनिक नियमों पर आधारित होते हैं। इनको नीचे दिया जा रहा है। क है अधिकारी वर्ग में नौकरशाही की गतिविधियों का बंटवारा जो है वह सरकारी कर्तव्य के रूप में किया जाता है, अर्थात जो भी इनकी गतिविधियां होती हैं, काम करने के तरीके होते हैं, उनको एक
जो गवर्नमेंट की ड्यूटी मानी जाती है, यह सरकारी कर्तव्य माना जाता है। दूसरा जो है, एक अस्थायी एवं नियमित प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत अधिकारी में सत्ता निहित होती है। अर्थात अगर कोई एक एसडीएम है तो उस एसडीएम में अपनी उसकी खुद की सत्ता अर्थात अथॉरिटी जो है वह निहित होती है, उसके पास कुछ अधिकार होते हैं। यह सत्ता देश के कानूनों के अधीन होती है। ग है कि कठोर एवं विधिवत कार्य प्रणाली होती है, अर्थात बिल्कुल स्पष्ट होता है कि हाँ यह इस प्रकार से ही फंक्शन करेगा या इन रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत ही कार्य प्रणाली जो वर्किंग सिस्टम है वह काम करेगा, ताकि अधिकारी वर्ग अपना कर्तव्य उचित रूप से निभा सकें। आखिर में मान लेते हैं कि जब किसी अधिकारी को उनके काम करने के लिए कुछ अधिकार जब पहले से डिसाइड रहेंगे तभी तो वो उसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब उनके अपने कर्तव्य जो होते हैं या उनको क्या काम करना है जब पता रहता है तो वो अपनी ड्यूटी भी अच्छे से कर पाते हैं कि हाँ हमें ये अधिकार मिला हुआ है। इन 3 लक्षणों के मूल से नौकरशाही सत्ता की रचना होती है जो आधुनिक विकसित समाजों में विद्यमान है, अर्थात आज के समय में देखा जाता है। नौकरशाही का दूसरा लक्षण जो है वह है सत्ता संपन्न अधिकारियों का पदक्रम, अर्थात जो भी सत्ता संपन्न अधिकारी हैं इनमें भी हायरार्की पाई जाती है, उनमें भी पदक्रम पाया जाता है। इससे तात्पर्य यह है कि उच्च तथा निम्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक निश्चित ढांचा होता है। निचले पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को उच्च अधिकारियों के निर्देशन में काम करना होता है और उनके प्रति जवाबदेही रखनी पड़ती है। इस तंत्र का एक लाभ यह है कि निचले अधिकारियों के प्रति अपने असंतोष की अभिव्यक्ति उच्च अधिकारियों से अपील के रूप में शासित लोगों द्वारा की जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यदि माने तो यदि आप किसी कार्यालय में क्लर्क अथवा अनुभाग अधिकारी के आचरण से असंतुष्ट ही हैं तो यह संभव है कि आप अपनी शिकायत उच्च अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि किसी कार्यालय में अगर किसी क्लर्क के काम से आप असंतुष्ट हैं कि यह कार्य अच्छे से नहीं कर रहा है तो उसकी शिकायत जो है वह उच्च अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि नौकरशाही कार्यालय का प्रबंध लिखित दस्तावेजों या फाइलों द्वारा चलता है। ये दस्तावेज उन कर्मचारियों द्वारा सुरक्षित तथा सही ढंग से रखे जाते हैं जिनकी नियुक्ति इसी काम के लिए होती है, अर्थात कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति ही इसलिए की जाती है जो कि इन जो दस्तावेज होते हैं उनको वो सही से सुरक्षित तरीके से रख सकें। अगला पॉइंट है कि नौकरशाही कार्यालयों का काम विशिष्ट प्रकार का होता है। इसके लिए कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाता है, अर्थात जिसका जो प्रकार कार्य करने का उनका अपना एक अलग से जो क्षेत्र है उनके लिए उस फील्ड में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जिस प्रकार से बहुत सारे डिपार्टमेंट में अगर हम लोग देखें तो जो फायर डिपार्टमेंट होता है जो कि अग्निशमन के लिए डिपार्टमेंट काम करता है तो उनके लिए बाकायदे उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कभी उस कार्यालय में ऐसी स्थिति आ जाए तो वो लोग उस मौके पे अपना ड्यूटी अच्छे से निभा सकें। अगला पॉइंट है कि पूर्ण विकसित नौकरशाही कार्यालय के संचालन के लिए कर्मचारियों को पूरी दक्षता से काम करना होता है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को निर्धारित कार्य समय से अधिक समय तक भी काम करना पड़ सकता है। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं। नौकरशाही में अधिकारी वर्ग की क्या विशेषताएं पाई जाती हैं इसको समझते हैं। तो नौकरशाही में वेबर ने कहा है कि अधिकारी की निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला जो है अधिकारी के लिए कार्यालय का काम उसका व्यवसाय होता है, अर्थात जिस कार्यालय में वह काम करता है वही उसका व्यवसाय होता है। दूसरा पॉइंट है कि उसके काम के बारे में अधिकारी को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है, अर्थात जिस पोस्ट पे वो अपनी ड्यूटी करता है उसके लिए बकायदा उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तीसरा पॉइंट है कि कार्यालय में उसकी प्रस्थिति और पद उसकी योग्यता के अनुसार निर्धारित होता है कि वह कितना योग्य व्यक्ति है, उसी के अनुसार उसको उस कार्यालय में प्रस्थिति दी जाएगी या फिर उसका
पद निर्धारित किया जाता है। चौथा पॉइंट है कि उससे अपेक्षा की जाती है कि वह ईमानदारी से अपना काम करे। अब इन सारी बातों के अलावा अलग से ये देख लेते हैं कि अधिकारी की सरकारी स्थिति से उसका निजी जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है। मान लेते हैं कि अगर स्टूडेंट है और वह जब परीक्षा दे के और आगे भविष्य में अगर एक आईएएस ऑफिसर जब बन जाता है, तो उस आईएएस ऑफिसर तो वो उसकी सरकारी स्थिति हो गई, लेकिन उसके कारण उसके निजी जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, इसके लिए वेबर कहते हैं कि नौकरशाही अथवा सरकारी अधिकारियों का समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त होता है, अर्थात उनको समाज में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। दूसरा है कि प्रायः एक स्थान से दूसरे स्थान या एक विभाग से दूसरे विभाग में उनका स्थानांतरण होता रहता है। इससे उनके व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में एक तरह की अस्थिरता पाई जाती है, अर्थात जिन लोगों की ऐसी ड्यूटी का नेचर होता है कि उनके ट्रांसफरेबल जॉब होते हैं, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ सालों के बाद, जैसे होता है कि जो ये आप मान सकते हैं जो सीआईएसएफ के लोग होते हैं, जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स का जो होता है, तो इसमें क्या होता है कि वो लोग प्रत्येक 3 वर्ष के बाद उनका ट्रांसफर होता रहता है। तो इस प्रकार से देखें तो उनका व्यक्तिगत जीवन और व्यावसायिक जीवन दोनों में काफ़ी हद तक स्थिरता पाई जाती है, क्योंकि वो लोग फिर परिवार भी कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ काफ़ी प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से ये लक्षण भी इसमें पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि अधिकारियों को वेतन उत्पादकता के अनुसार ही नहीं बल्कि उनके पद के अनुसार मिलता है। अधिकारियों को वेतन जो है वह कितनी उत्पादकता हुई उसके अनुसार नहीं मिलता है, बल्कि उनका पद कौन सा है उसके अनुसार मिलता है। जितना ऊंचा उनका पद होगा उतना अधिक उनका वेतन होगा। उन्हें पेंशन, भविष्य निधि, चिकित्सा तथा अन्य प्रकार की सुविधाएं भी मिलती हैं। उनकी नौकरी जो है वह अति सुरक्षित मानी जाती है। यही कारण है कि लोग गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगला पॉइंट है कि अधिकारियों को जीवन में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलते हैं। अनुशासित ढंग से काम करने वाले अधिकारी के लिए निचले स्तर से तरक्की करके उच्च स्तर पर पहुंचना संभव हो पाता है। तो इस प्रकार से नौकरशाही में जो अधिकारी वर्ग होता है उनकी कुछ विशेषताएं हैं। अब यहाँ पर हम लोग शब्दावली देख लेते हैं इस चैप्टर का, कि आखिर में शब्दावली में कौन कौन से वर्ड हैं। तो जो शक्ति है अर्थात पावर, इसको हम कहते हैं कि दूसरों पर अपनी इच्छा थोपने की क्षमता, इसी को शक्ति कहते हैं। सत्ता जो है अथॉरिटी, इसको कहते हैं कि शक्ति को जब वैधता मिल जाती है तो वह सत्ता का रूप ले लेती है। हूबहू यही लाइन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाएगी कि सत्ता किसे कहते हैं, या मैच करने में जो क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन में मिल जाएगा कि सत्ता दे देगा, और अगले जो कॉलम होता है उसमें देगा कि शक्ति को जब वैधता मिल जाती है तो वह सत्ता कहलाती है। आदर्श प्रारूप वेबर द्वारा विकसित एक शोध पद्धति का साधन है यह, जिसमें किसी वस्तु या घटना के सामान्य लक्षणों को सिद्धांत रूप में व्यक्त किया जाता है। आदर्श प्रारूप एक विश्लेषणात्मक विधि है। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि आदर्श प्रारूप जो होता है वह एक विश्लेषणात्मक विधि होता है जिससे समाजशास्त्री अपने समय की वास्तविकताओं की तुलना करता है। सामान्यीकरण, इसे रूटिनाइजेशन कहते हैं। यह क्या होता है, तो करिश्माई अथवा चमत्कारिक सत्ता के पारंपरिक अथवा तर्क विधिक सत्ता में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सामान्यीकरण कहते हैं। तो आखिर में ये क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि करिश्माई सत्ता या चमत्कारिक सत्ता जो होता है, और मान लेते हैं कि उनकी अगर वहाँ पे जो व्यक्ति है, जो भी ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर ये गुण पाए जा रहे थे, और फिर वो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद से जो उस तरीके की जो सत्ता होती है वह या तो फिर पारंपरिक सत्ता या उन अर्थात जो उनके अनुयायी होते हैं वो बन जाते हैं। तो इस प्रकार से पारंपरिक सत्ता में या तो परिवर्तित हो जाएगी या फिर उसको लीगल कर दिया जाता है अर्थात वैध कर दिया जाता है, तो यह तर्क विधिक सत्ता के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इसी प्रक्रिया को सामान्यीकरण अर्थात रूटनाइजेशन कहा जाता है। धन और अर्थव्यवस्था, अर्थात
मनी इकोनॉमी क्या होती है? तो धन द्वारा किया गया कोई भी आर्थिक लेन-देन को धन अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो दोस्तों, आज ये मैक्स वेबर से संबंधित उनकी शक्ति और सत्ता का एक डिटेल्ड डिस्कशन था। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।